किसी भी बड़े साम्राज्य की कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, प्राचीन भारत के संदर्भ में। हम देखेंगे कि कैसे दर्जनों आपस में लड़ने वाले राज्यों के एक बिखरे हुए नक्शे से भारत का पहला महान साम्राज्य उभरा। देखिए, ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि एक तरह से एक राष्ट्र के जन्म की है। तो एक साम्राज्य का जन्म होता कैसे है? क्या ये किसी एक महान नेता की सोच का नतीजा होता है, या फिर ये हालात और संघर्ष की देन है? अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इसकी जड़ें किसी एक राज सिंहासन में नहीं, बल्कि दर्जनों प्रतिद्वंदियों के बीच एक बहुत बड़े संघर्ष में थी। जी हाँ, प्राचीन भारत की कहानी किसी एक अकेले राज्य से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक दूसरे से मुकाबला करती कई ताकतों के बीच से। ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें हर कोई टॉप पर पहुंचना चाहता था। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां कोई एक छत्र शासक नहीं है, बल्कि यहाँ 16 शक्तिशाली राज्य हैं और हर कोई दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में लगा हुआ है। इसी दौर को हम महाजनपद काल कहते हैं। इस दौर को समझने के लिए जो सबसे जरूरी शब्द है वो है महाजनपद। इसका सीधा सा मतलब है महान क्षेत्र या एक बड़ा राज्य। जैसा कि हम इस लिस्ट में देख सकते हैं, ये उस समय का एक बहुत ही जटिल पॉलिटिकल मैप था। 16 अलग अलग महाजनपद, सबकी अपनी राजधानियां, अपनी महत्वाकांक्षाएं। काशी, कोसल, अंग और मगध जैसे नाम इस शतरंज की बिसात पर सबसे बड़े खिलाड़ी थे। और हाँ, ये कोई शांति का समय नहीं था, ये लगातार चलने वाले संघर्ष का दौर था। और जाहिर है, इस भीड़ भरे मैदान में शांति से साथ रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। ये वर्चस्व के लिए एक जबरदस्त संघर्ष था, एक ऐसी दौड़ जिसमें सिर्फ सबसे शक्तिशाली ही टिक सकता था। इस पूरे संघर्ष के बीच 4 नाम सबसे बड़े दावेदारों के तौर पर उभरे: कोसल, वत्स, अवंती और मगध। इनमें से हर एक ने अपने आसपास के छोटे राज्यों को जीतकर अपनी ताकत बढ़ाई और समझिए कि फाइनल मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। शुरुआती जीतों ने, जैसे कि कोसल ने जब काशी को हराया, तो एक तरह से ये ट्रेंड सेट हो गया था कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सैन्य ताकत से ही होकर गुजरेगा। लेकिन समय के साथ इन 4 महाशक्तियों में से एक, मगध, धीरे धीरे बाकी सब पर भारी पड़ने लगा। अब सवाल ये था कि भाई, मगध में ऐसा क्या खास था जिसने उसे इस रेस में सबसे आगे कर दिया? देखिए, मगध का उदय कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। ये एक लंबा प्रोजेक्ट था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला। इसे 3 बहुत ही महत्वाकांक्षी राजवंशों ने लगभग 200 सालों तक आगे बढ़ाया। इसकी नींव रखी हर्यक वंश ने। राजा बिंबिसार ने एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति अपनाई। पहला कदम, शादी ब्याह के जरिए दूसरे ताकतवर राज्यों से गठबंधन बनाना। दूसरा, अंग जैसे राज्यों को जीतकर जरूरी व्यापारिक रास्तों और बंदरगाहों पर कब्जा करना। और फिर उनके बेटे अजातशत्रु ने इस विस्तार को और आक्रामक तरीके से जारी रखा और कोसल जैसे बड़े प्रतिद्वंदियों को भी मगध में मिला लिया। इसके बाद आया शिशुनाग वंश और उन्होंने एक गेम चेंजिंग कदम उठाया। उन्होंने अवंती को जीत लिया, जो मगध के रास्ते में खड़ा आखिरी बड़ा कांटा था। इस एक जीत ने मगध को लगभग अजेय बना दिया। और फिर आया नंद राजवंश। इन्होंने इस एकीकरण की प्रक्रिया को उसके चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने मगध को सिर्फ एक शक्तिशाली राज्य से उठाकर भारत का पहला असली साम्राज्य बना दिया। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद एक बहुत ही क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्हें सर्वक्षत्रांतक कहा जाता था, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये उपाधि ही बताती है कि उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को कैसे जड़ से उखाड़ फेंका था। उन्होंने एक एक करके आसपास के सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसका पैमाना भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। और ठीक उसी समय जब ये नया नवेला साम्राज्य अपने चरम पर था, उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ा नया चैलेंजर आधम का। हम बात कर रहे हैं मैसेडोन के सिकंदर महान की। उसका आक्रमण एक छोटा लेकिन इतिहास बदलने वाला पल था। ये पहली बार था जब ग्रीको रोमन दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की ताकतें आमने सामने टकराईं।
लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि सिकंदर केवल सीमाओं पर ही लड़ाइयां लड़ रहा था। उस वक्त के शक्तिशाली नंद साम्राज्य के दिल तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाया। हालांकि सिकंदर का अभियान बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा। इसने भारत और पश्चिम के बीच व्यापार के लिए नए जमीनी और समुद्री रास्ते खोल दिए। यूनानी संस्कृति और कला का असर भारत पर पड़ना शुरू हुआ और भूमध्य सागर की दुनिया को पहली बार भारत की राजनीतिक ताकत का अंदाजा हुआ। तो इन सब घटनाओं के बाद हम कहाँ खड़े हैं? चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमने अब तक क्या समझा है और ये पूरा परिदृश्य कैसे बदल गया। सिर्फ 200 सालों के अंदर भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले 16 आपस में लड़ने वाले राज्य थे, अब वहां एक विशाल एकीकृत साम्राज्य था। और ये साम्राज्य अब दुनिया से कटा हुआ नहीं था, बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर एक नई महाशक्ति बनकर उभरा था। तो महाजनपदों का दौर अब खत्म हो चुका था। नंदों ने एक साम्राज्य बना दिया था और सिकंदर के आने से एक नई उथल-पुथल शुरू हो गई थी। मतलब एक साम्राज्य खड़ा था और दुनिया दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अब मंच एक नए नेता के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो सवाल ये है कि इस उथल-पुथल और अराजकता के बीच से कौन उभरेगा, जो इस विरासत पर अपना दावा ठोकेगा? खैर, इसका जवाब हमें इस कहानी के अगले महान अध्याय में मिलता है, मौर्य साम्राज्य के उदय में।